नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। MBSI 2013 जो है हम बात कर रहे हैं वैकेंसी की जो अभी आई हुई है, और उसमें आज हम सॉल्यूशन करेंगे ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियर के पेपर का पार्ट 3 का। और इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या है 150, टाइम है 3 घंटे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है बच्चों सभी पेपरों में। फर्स्ट और सेकंड पेपर जो हैं इन दोनों के अंदर 120 प्रश्न इसके अंदर हैं, जिसमें जीके और साइंस है। सेकंड पेपर में भी आपके 120 प्रश्न हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के 60-60 क्वेश्चन हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इसमें हिंदी और इंग्लिश के 60-60 अलग से हैं, पार्ट ए और पार्ट बी के नाम से। तो इसलिए दोनों सभी पेपर क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और इसका पीडीएफ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्न में से सिटेन अंक शून्य किसका होता है, ये बताना है आपको। इसमें से सही आंसर जो होगा सिटेन, सबसे पहले तो पता होना चाहिए सिटेन यूज़ किसके लिए होता है। सिटेन का हम यूज़ करते हैं डीजल इंजनों के लिए, डीजल फ्यूल के लिए। और जो सिटेन है या ऑक्टेन नंबर, सिटेन और ऑक्टेन नंबर ये क्या दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं जो भी फ्यूल होता है उसकी इग्निशन क्वालिटी, उसकी जो है प्रज्वलन गुणवत्ता जो है इग्निशन क्वालिटी को दर्शाते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अल्फा मेथाइल नैप्थेलिन। सिटेन जो है 2 भागों से मिलकर बनता है, जो डीजल की गुणवत्ता सिटेन नंबर से, पेट्रोल की हम ऑक्टेन से दर्शाते हैं। सिटेन में है एक तो अल्फा मेथाइल नैप्थेलिन, और दूसरा इसमें हम यूज़ करते हैं नॉर्मल सिटेन। नॉर्मल सिटेन जो होती है इसका जो अंक दिया जाता है वो होता है बच्चों 100, ये बात ध्यान रखनी। इसी प्रकार से हम अगर बात करें पेट्रोल की, तो जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल 2 भागों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक तो होता है हमारे पास एन हेप्टेन, और दूसरा जो है हमारे पास वो है हमारे पास आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन, ये बात ध्यान रखनी। एन हेप्टेन जो होती है इसकी ऑक्टेन अंक 0 होती है, और जो हमारे पास होता है आइसो ऑक्टेन इसका 100 होती है, ये बात ध्यान रखनी है। और भारत में ज़्यादातर रेगुलर ग्रेड और प्रीमियम ग्रेड के पेट्रोल जो है यूज़ किए जाते हैं। रेगुलर ग्रेड जो है वो 90 से जो है अबव ऑक्टेन नंबर होती है उनका यूज़ करते हैं। यहाँ से दूसरा एक क्वेश्चन और बन सकता है, इसमें एन हेप्टेन, आइसो ऑक्टेन और सिटेन जो है उसके अंदर कुछ फॉर्मूले पूछ सकते हैं। कार्बन की मात्रा कितनी होती है ये पूछ सकता है। यहाँ पर अब देखिए, जो है हमारे पास अल्फा मेथाइल नैप्थेलिन, अल्फा मेथाइल नैप्थेलिन जो है उसका जो होता है फॉर्मूला वो होता है हमारे पास, इसमें कार्बन 16, H हाइड्रोजन 34 होती हैं, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर यहाँ पे। और एन हेप्टेन जो होती है इसके अंदर होता है हमारे पास कार्बन के 7 और हाइड्रोजन के 16 परमाणु होते हैं, अणुओं से मिलकर बनता है। इसी प्रकार से आइसो ऑक्टेन जो होती है उसका जो हम रासायनिक फॉर्मूले की बात करें तो उसमें जो है कार्बन के 8, हाइड्रोजन के जो है 18 अणु होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आने वाले समय में, ये बात ध्यान रखनी। क्लियर यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल काल में ऊंचे ऑक्टेन वाले ईंधन के प्रयोग से क्या लाभ मिलता है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाई ऑक्टेन नंबर फ्यूल इन पेट्रोल कार। तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है हमें, जितना ऑक्टेन या सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर से हम क्या समझते हैं, डेटोनेशन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर यहाँ पे। चलिए आगे। नेक्स्ट है, सीटेन अंक किससे मापा जाता है, मेजर। तुम्हें अभी बताया था इग्निशन क्वालिटी ऑफ फ्यूल, इसका सही आंसर हो जाएगा ईंधन की प्रज्वलन गुणवत्ता को दर्शाता है। और अभी हमने देखा ऑक्टेन नंबर में आइसो ऑक्टेन का अंक कितना होता है, 100, अभी बताया था तुम्हें। चलिए आगे देखो, एक ही पेज फर्स्ट 4 क्वेश्चन तो इसी से संबंधित हैं, ऑक्टेन सीटेन से, और टोटल
जो है ना ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल से मिलाकर इंजन वाला पार्ट जो है आईसीसीआई इंजन, इन सभी से ऑक्टेन C10 लुब्रिकेशन, इन सब से मिलाकर जो है लगभग 60 से 70 क्वेश्चन है। और जो अपने अदर्स टॉपिक हैं ऑटोमोबाइल के, जिसमें व्हील गियर ये सारी चीज़ें, उनके जो है कम क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। और मैकेनिकल आईसी इंजन और ऑटोमोबाइल जो है, इन दोनों को मिलाकर जो है लगभग 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा जो आपके बचता है 25 से 30 क्वेश्चन जो है, उसमें आपके जो है हमारे थर्मोडाइनमिक्स हो गया, जो अपने थ्योरी ऑफ मशीन से क्वेश्चन है, फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन है, वो सारे जो हैं इसके अंतर्गत आएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईसी इंजन, इंजन वाला पार्ट जितना भी आईसीसीआई एसआई जो भी हैं, और इसके अलावा जो ऑटो मोबाइल है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए एमपीएफआई। एमपीएफआई का सबसे पहले फॉर्म पूछी जाती है, फुल फॉर्म मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। मल्टी फ्यूल इंजेक्शन जो होता है, इसमें क्या होते हैं, नोजल्स यूज़ किए जाते हैं, इंजेक्टर का यूज़ होता है, इसमें कार्बोरेटर का यूज़ नहीं होता है। इंजेक्टर के माध्यम से, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंजेक्टर के माध्यम से जो हमारा इनलेट मनी फोल्ड होता है, इनलेट मनी फोल्ड्स के अंदर जो है इंजेक्टर लगाए जाते हैं, वहाँ पर पेट्रोल की स्प्रे की जाती है सक्शन स्ट्रोक के समय, जब हवा और पेट्रोल का मिश्रण बनता है। इसमें कार्बोरेटर की ज़रूरत नहीं होती, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एमपीएफआई प्रणाली में ईंधन अंतःक्षेपण क्या था, अभी पूछा था और अभी बताया तुम्हें, किस पे, इंटेक्ट मनीफोल्ड पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, सीआरडीआई। सीआरडीआई की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, इसका सही आंसर होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन इसकी सही आंसर होती है बच्चों। और इसका रेल के अंदर प्रेशर पूछा गया है, और इसके लिए एक ही होता है, हाई प्रेशर पंप का यूज़ किया जाता है। इसका डायग्राम बनाऊं तो मैं इस प्रकार से, कॉमन रेल होती है और यहाँ पर होता है पंप। पंप का काम है रेल के अंदर कंटिन्यू प्रेशर बनाए रखना, और इस रेल से जो है, अगर 4 सिलेंडर इंजन है तो सभी को अलग अलग जो है नोजलों को अलग अलग जाएगा, सेंसर सिस्टम होते हैं। इसका सही आंसर है 100 मेगापास्कल, ये ध्यान रखना। इसका प्रेशर जो है लगभग 100 मेगापास्कल से लेकर कितना होता है, 200 मेगापास्कल तक होती है, ये बात ध्यान रखनी है। इस बार ये क्वेश्चन किस में पूछा जा सकता है, मेगापास्कल की जगह बार में पूछ सकता है। बार में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 बार, और अगर पूछ ले इसी को पीएसआई में तो ये लगभग 29,000 पीएसआई के आसपास होती है पर स्क्वायर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक स्पार्क प्रज्वलन इंजन में संपीड़न अनुपात बढ़ाने से क्या होगा, अगर कंप्रेशन रेशियो हम बढ़ा देंगे किसमें, एसआई इंजन में, तो क्या होगा। आपको पता है जब पेट्रोल इंजन में हम सक्शन स्ट्रोक में क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले जाता है पेट्रोल और हवा का मिश्रण। तो जब कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा हो जाएगा तो वो सब तय जट जाएगा, तो अब स्फोटन की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर ए गिवन इंजन सेटिंग एंड फ्यूल व्हाट इज मीन बाय द हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो, यानी कि निश्चित इंजन समजन और ईंधन हेतु उच्च उपयोगी संपीड़न अनुपात से क्या तात्पर्य है, वह क्रांतिक संपीड़न अनुपात जिसके ऊपर अपस्फोटन होता है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे वाला, यहां पर पूछा गया आपको कि सीआई इंजन जो है उसमें कंबस्टन जो होता है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होती है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों, बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है, इसका सही आंसर जो है वो है हमारे पास इग्निशन डिले, उसके बाद होगा अनकंट्रोल्ड कंबुशन, फिर कंट्रोल्ड कंबुशन, फिर होगा आफ्टर बर्निंग। ये है किसकी बात हो रही है, सीआई इंजन की। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है एसआई का। अगर आपसे पूछ ले कि एसआई के अंदर, एसआई में सबसे पहले होता है इग्निशन डिले, इग्निशन डिले, उसके बाद क्या होगा, फ्लेम निर्माण, फ्लेम निर्माण होगा। फ्लेम निर्माण के बाद जो घटना होने वाली है वो होती है तेजी से दहन,
तेजी से दहन, उसके बाद हो जाएगा आफ्टर बर्निंग लास्ट में, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, स्पीडन प्रज्वलन इंजनों में दहन प्रक्रिया के दौरान निम्न में से कौन सा प्राचाल यानी कि पैरामीटर्स बढ़ने से विलंब काल बढ़ेगा? इसका होता है एडवांस। अगर हम इंजेक्शंस को एडवांस कर देंगे तो ये कंडीशंस हो जाएगी, उसके पैरामीटर्स जो है डिले पीरियड जो है, यानी कि पैरामीटर वुल इंक्रीज द डिले पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से किस क्रिया द्वारा अपस्फोटन को नहीं रोक सकते? यानी कि जो डेटोनेशन है उसको हम किस क्रिया से नहीं रोक सकते? इसका सही आंसर है डीजल का अंतक्षेपण दाब बढ़ाकर, यानी कि इंक्रीज द इंजेक्शन प्रेशर ऑफ डीजल इंजन, डीजल, तो इससे नहीं रोकी जा सकती, ये बात ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पेट्रोल इंजन के शुरुआत के समय में क्या होती है? रिच मिश्रण चाहिए, यानी कि प्रचुर ईंधन वायु अनुपात की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से कौन सा स्पार्क प्रज्वलन इंजनों में पूर्व प्रज्वलन का कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर है, प्री इग्निशन का कारण पूछा है तो इसका सही आंसर होगा नीमन स्पीडन अनुपात, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, इन सभी से जो है प्री इग्निशन होती है। अति तप्त निकास वाला दहन कक्ष में कार्बन जम गया, अति तप्त स्पार्क प्लग, इन सब से क्या होता है? प्री इग्निशन होता है, इससे नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, समान संपीड़न अनुपात के लिए निम्नलिखित में से क्या है? ऑटो चक्र की दक्षता जो है डीजल चक्र से तुलना में अधिक होती है। देखो, ऑटो चक्र जो होता है इसकी दक्षता जो है डीजल चक्र से ज्यादा होती है। कब? जब समान संपीड़न अनुपात की बात हो, वैसे अलग अलग होती है, हम आगे क्लासों में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बैटरी प्रज्वलन तंत्र के द्वितीय प्रज्वलन परिपथ का अवयव है। देखो, सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है, बैटरी, देखिए ये बैटरी है, इसके प्लस और माइनस दो टर्मिनल्स होंगे। प्लस टर्मिनल्स जो होगा इसके बीच यहाँ पे लगेगा हमारा इग्निशन स्विच, स्विच के बाद ये वायर जाएगी कहाँ पे? ये हमारी है इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल जो है इस टाइप से बनी होती है, ये इसका होता है मेन टर्मिनल बीच वाला, यहाँ पे होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ ये प्राथमिक वाइंडिंग से जुड़ा होता है। इसके बाद ये करंट जाता है कहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटर में, डिस्ट्रीब्यूटर से करंट भिन्न भिन्न स्पार्क प्लगों को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे पूछा गया बैटरी प्रज्वलन तंत्र के द्वितीय प्रज्वलन परिपथ के अवयव हैं। द्वितीय, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी से क्या जुड़ा हुआ है? बैटरी, ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। सेकेंडरी वाइंडिंग ये है, सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या जुड़ा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटर और स्पार्क प्लग। तो ये देखो, द्वितीयक कुंडली, वितरक डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं, तीसरा है स्पार्क प्लग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर इसकी सही आंसर हो जाएगी, ये बात ध्यान रखनी है। सेकेंडरी वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, स्पार्क प्लग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अब प्राथमिक की बात कर लो। बैटरी में प्रज्वलन तंत्र की प्राइमरी प्रज्वलन परिपथ में क्या जुड़ा होता है? अभी तुम्हें बताया था, उसमें कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट होंगे, ठीक है, स्विच लगा होगा और कैपेसिटर भी लगाया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे लिए सी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। कॉन्टैक्ट ब्रेकर, प्रज्वलन स्विच, इग्निशन स्विच, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है, ये बात सोचने वाली है। कैपेसिटर लगाते हैं जब हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं, तो ऐसे स्थानों पर स्पार्किंग को कम करने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, कैपेसिटर उसी स्थान पे लगेगा यहाँ स्पार्क होने का डर होगा। और यहाँ डर किस बात का है? यहाँ जो डर है ना बच्चों, वो है ये जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट होते हैं, अगर यहाँ पर स्पार्किंग उत्पन्न होगी तो इनके जलने का खतरा होगा। इनको जलने से बचाने के लिए कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट के पास ही कैपेसिटर लगाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट जो है इस टाइप से होते हैं, इस टाइप से बना होगा और इसी के साथ जो है दूसरा इस टाइप से जुड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन पे विचार करना है। कठोर स्पार्क प्लग यानी कि जो हार्ड स्पार्क प्लग होते हैं उनका ऊष्मा विक्षेप का मतलब है डिसिपेट,
जो होता है सॉफ्ट स्पार्क प्लग की तुलना में लंबा होता है। हार्ड स्पार्क प्लग का शीतलन कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो है परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सकता है। और उसके बाद है सॉफ्ट स्पार्क प्लग को उच्च चाल के इंजनों में प्रयोग कर सकते हैं। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्रजनन कुंडली की प्राथमिक वाइंडिंग में होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्राथमिक वाइंडिंग के अंदर क्या होता है ये पूछा गया यहाँ पे। इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, मोटे तार और कम लपेटों की। हमने अभी पढ़ा था पिछले सवाल में किस प्रकार से हमारी जो है बनी होती है अपने इग्निशन कॉइल। प्रजनन इग्निशन कॉइल जो होती है ना इस टाइप से होती है, ठीक है। ये जो होती है ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसके बाद यहाँ पे होती है प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी से बैटरी जुड़ी है। प्राइमरी वाइंडिंग मोटे तार की, कम लपेटों की, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है ये होती है बच्चों पतले तार और अधिक टर्न्स की। और ये कार्य किसकी तरह करती है, ये करती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करती है, वोल्टेज को बढ़ाने का। इग्निशन कॉइल का यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी बैटरी 12 वोल्ट की है और स्पार्क प्लग को चाहिए 18 से 20 हज़ार वोल्टेज का करंट। तो इग्निशन कॉइल्स की मोटी जो है इसी कारण से स्टेप अप होकर वोल्टेज वहां पहुंचती है, ये बात ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, 3000 आरपीएम पर घूर्णनशील एक चतुर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में प्रति सेकंड में कितने स्ट्रोक होते हैं। कौन से स्ट्रोक पूछे हैं, पावर स्ट्रोक। और पावर स्ट्रोक जो है 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में एक बार उत्पन्न होता है, तो n/2 कैमशाफ्ट की संख्या। कैमशाफ्ट कितनी बार घूमेगी, 2 बार। तो यहाँ पूछा है प्रति सेकंड, तो आरपीएम दिए हुए 3000 बटे 2 इंटू 60 कर दो, तो इससे करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 50। 50 और 2 से किया तो 25, इसका सही आंसर हो जाएगा 25, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके लिए, एक अच्छे दहन कक्ष की मुख्य विशेषता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दहन कक्ष वही होता है जो हाई पावर आउटपुट एंड हाई थर्मल एफिशिएंसी दे, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एसआई इंजन दहन कक्षों के सतह आयतन अनुपात के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सबसे उपयुक्त कथन है, जल्दी से आंसर बताइए। इसमें सही चुनना है, सही कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा सतह आयतन अनुपात होता है सरफेस वॉल्यूम रेशियो जो है, यह अंतिम सिरा गैस क्षेत्र में कम और शेष क्षेत्र में अधिक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है यानी कि it should be small in the end and gas region and large is rest of the region। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, CI इंजन कक्षों के संबंध में निम्न में से कथन पर विचार कीजिए। इसमें से सही कथन बताना है, यानी कि कौन सा सही है कौन सा गलत वो हमें पता चल जाएगा। पूर्व दहन कक्ष का मतलब है प्री कम्बशन चैम्बर में ईंधन का केवल आंशिक दहन होता है, सही बात है। उसके बाद है सुभर दहन कक्ष का मतलब होता है बच्चों स्वीरल कम्बशन चैम्बर, ये बात ध्यान रखनी है। स्वीरल कम्बशन चैम्बर जो होती है इसमें सिलेंडर में प्रवेश के समय वायु का प्रवाह को निर्दिष्ट कर स्वीरल घुमाया जाता है, और स्वीरल दहन कक्ष में भंवर और इंजन की चाल के समानुपाती, यानी कि जैसे जैसे इंजन की स्पीड बढ़ेगी तो उसके कम्बशन चैम्बर के अंदर जो हवा में स्वीरल होगा वो बढ़ता जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे लिए वो है, तीनों ही सही है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर यहाँ पे, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीजल इंजन में खुला दहन कक्ष क्या है, यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होता है, वो होता है मुख्य दहन कक्ष से पूर्व ईंधन का आंशिक दहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बहु ईंधन क्षमता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दहन कक्ष कौन सा है, अभी पढ़ा था हमने पूर्व दहन कक्ष, प्री इग्निशन चैम्बर, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, मोर्स परीक्षण के दौरान स्थिर रखा जाने वाला प्राचाल पैरामीटर कौन सा है, इंजन की चाल। मोर्स टेस्ट का यूज करते हैं हम मल्टी सिलेंडर इंजनों में, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्रोनी ब्रेक शक्ति मापी द्वारा इंजन की ब्रेक शक्ति ज्ञात करते समय प्रारंभिक समझन के पश्चात भुजा को क्षैतिज रखने के लिए निम्न में से क्या परिवर्तित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा भुजा पर लटकाए गए भार को परिवर्तित किया जाता है।
ठीक है ना, इस टाइप से होता है, इस टाइप से नीचे भार लगे होते हैं। मोर प्रोनी ब्रेक शक्ति मापी जो है उसको चेंज कर देते हैं। निम्न इंजनों में किसी ब्रेक शक्ति मापने के लिए प्रोनी ब्रेक शक्ति मापी प्रयोग किया जाता है। लो स्पीड इंजनों में, लो स्पीड इंजनों में यूज करते हैं इसका। इसके बाद आता है हमारे पास, ये पूछा गया 4 स्ट्रोक इंजन में सूचित यानी कि इंडिकेटेड पावर का पूछा गया है। तो इंडिकेटेड पावर क्या होती है, वो होती है PMLAN/2। ये ध्यान रखनी है। यहाँ पे P है मध्य प्रभावी दाब, मीन इफेक्टिव प्रेशर, L स्ट्रोक की लंबाई, A है बोर का क्षेत्रफल, N है क्रैंकशाफ्ट के चक्कर। और यहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन की है, ये है 4 स्ट्रोक इंजन की। 2 स्ट्रोक इंजन की पूछेगा तो 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है उसकी सही हो जाएगी ये वाली, ठीक है ना। 2 स्ट्रोक का इंजन का पूछे तब आपको ये 2 स्ट्रोक इंजन की जो है इंडिकेटेड पावर का ये फॉर्मूला है, 4 स्ट्रोक का ये है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यदि एक एकल सिलेंडर इंजन का बोर व्यास, स्ट्रोक लंबाई और संपीड़न अनुपात क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ये कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर आपको डायामीटर दिया हुआ है, और ये दी हुई स्ट्रोक की लंबाई L। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, VS निकालेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम निकाल के हम रख देंगे। फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको। स्वेप्ट वॉल्यूम जो होती है π/4 L स्क्वायर D² इंटू L, इससे आपका स्वेप्ट वॉल्यूम आ जाएगा। स्वेप्ट वॉल्यूम से हम अब निकालना है कंप्रेशन रेशियो, आपको दी हुई है। कंप्रेशन रेशियो होती है VS प्लस VC/VC। तो कंप्रेशन रेशियो रख देना, VS का मान आपके इससे आ जाएगा, तो VC आप निकल जाएगी, और VC से जो आपके पूछा गया VC पूछी गई अवकाश आयतन का मतलब होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 44 घन सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन में निम्नलिखित में से आंकड़े दिए गए हैं। ब्रेक शक्ति 40 किलोवाट है, ईंधन खपत जो है 0.2 kg प्रति मिनट, ईंधन का ऊष्मीयमान 46,000 किलोजूल प्रति kg, और शीतल जल में ऊष्मा जो है 1600 किलोजूल प्रति मिनट है। निष्कासित गैसों विकिरण आदि में संयुक्त रूप से ऊष्मा हानि क्या होगी, इसका सही आंसर हो जाएगा 5200 किलोजूल प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक निश्चित संपीड़न अनुपात पर विभिन्न गैस शक्ति चक्रों में वायुमानक दक्षताओं हेतु सही क्रम कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटो चक्कर जो है उसकी दक्षता डीजल चक्कर से ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक इंजन की निम्नलिखित दक्षताओं के बढ़ते क्रम में सही कौन सा है। सबसे ज्यादा कौन सी होती है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, फिर होती है उसके पास इंडिकेटेड पावर, सबसे कम होती है अपने पास BP ब्रेक पावर, IP होती है इंडिकेटेड पावर, ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंजनों के सिलेंडर में उत्पन्न शक्ति को क्या कहते हैं, इंडिकेटेड पावर, ये ध्यान रखना है। क्लियर यहाँ पे। अब देखो ये IP जो होता है ना, ये BHP और जो है अपने पास फ्रिक्शन FHP जो है, इनका योग ही होता है, फ्रिक्शन द्वारा जो नष्ट होती है, ये ध्यान रखना है। और FHP ये जो है FP फ्रिक्शन पावर जो है, ये क्या हो जाएगा सूत्र IP माइनस BP, तो इससे निकल के आ जाएगी फ्रिक्शनल पावर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक विशिष्ट ईंधन खपत क्या होती है, यानी कि स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन जो होती है SFC, तो इसका होता है रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन अपॉन पावर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा kg प्रति किलोवाट घंटा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, 1200 सीसी 4 सिलेंडर इंजन है, तो इसमें स्वेप्ट वॉल्यूम वाला होगा, प्रत्येक सिलेंडर का स्वेप्ट वॉल्यूम 300 सीसी होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर पूछा गया यहाँ पे, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों
वो जाएगा आपके पास ये एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, स्प्रिंग स्केल और लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन से डीजल इंजन में अत्यधिक काले धुएं का कारण है? कारण देखो, अगर धुएं का कारण पूछे ना तो इसके मैं रीजन बता रहा हूँ और आंसर आपको मिल जाएंगे। अगर काला धुआं बात कर रहा है तो या तो गाड़ी के ऊपर लोड है या उसके अंदर क्या है, फ्यूल जो है ज़्यादा मात्रा में जा रहा है, दो ही कारण हो सकते हैं, ठीक है, काले धुएं के। अगर पूछा गया कि नीला धुआं, नीला धुआं कब होगा? जब लुब्रिकेशन ऑयल सिलेंडर में जाके जलेगा, यानी कि लुब्रिकेशन रिंग काम नहीं कर रहे। और अगर सफ़ेद धुआं है तो उसका होता है कंप्रेशन कमज़ोर है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये वाला सेकंड और थर्ड सही है, कम सिटेन नंबर जो है इसका सही नहीं है, ये ध्यान रखना है, जो हमारे काम के हैं यही। वर्तमान में 4 राजस्थान में लागू उत्सर्जक मानक जो है 4 व्हील ड्राइव पेट्रोल इंजनों के लिए, तो भारत स्टेज 3rd। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे ए सूची को बी से मिलाना है, तो सबसे पहले दिया गया है धुआं, धुआं और वायु, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हमें देखना है। तो देखिए, जो धुआं होता है उसका विश्लेषण करने के लिए हमें क्या करते हैं, ये पूछा गया है यहाँ पे, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका जो पहला है, इसके लिए धुएं के लिए होता है बोश स्मोक मीटर। उसके बाद जो है ईंधन खपत जो होती है उसको हम माप सकते हैं किससे? निकास उत्सर्जन होती है, इसको स्ट्रोबोस्कोपिक विश्लेषण से। ईंधन खपत जो होती है उसे ब्यूरेट से, और वायु ईंधन खपत जो है वायु बॉक्स से। इसका पहला सही आंसर है, ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक पट्टा चालन द्वारा अधिकतम शक्ति प्रेषित करने हेतु यह आवश्यक है कि पट्टे में अधिकतम तनाव जो है कितना होना चाहिए अभिकेंद्रीय बल का, ये पूछा गया है। तो ये होता है 3 TC होती है कम जो है अपने सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चैन की पिच P, पिच वृत्त व्यास D, मध्य संबंध दिया गया है, तो इसका सही आंसर जो है वो बताना आपको। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए? इसका हो जाएगा A, P बराबर D साइन 180 डिग्री बाई T। गियर के मॉड्यूल M के लिए निम्न में से कौन सा गलत है, ये पूछा गया है। तो इसका जो है ये हो जाएगा M बराबर पाई बाई वृत्तीय पिच, सर्कुलर पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक सरल गियर ट्रेन, सिंपल गियर ट्रेन में वेगानुपात जो है उसका पूछा गया है। वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो जो है सिंपल गियर ट्रेन का जो है N1/N2 T2/T1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंपनों के आयाम प्रत्येक कंपन चक्र में कमी होती है तब पिंड के कंपनों को कहा जाता है। तो ऐसे कंपनों को क्या कहते हैं हम? अवमंदित कंपन, डैम्पिंग वाइब्रेशन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 शाफ्ट जो हैं ये अपने जो है टॉम का है, अपने सोम का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 2 शाफ्ट A और B समान लंबाई के हैं। शाफ्ट A ठोस है, इसका व्यास D है। एक शाफ्ट जो है खोखला है जिसका बाह्य व्यास D, आंतरिक व्यास D/2। यदि शाफ्ट A द्वारा प्रेषित अधिकतम एंट का मतलब ट्विस्ट T हो तो शाफ्ट द्वारा प्रेषित अधिकतम टॉर्शन जो होती है उसको ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 15/16 T। वाहनों में शॉक अब्जॉर्बर का कार्य क्या है? वाहनों में शॉक अब्जॉर्बर क्या करते हैं? डिसिपेटिंग, यानी कि जो शॉक अब्जॉर्बर के समय जो ऊर्जा मिलती है उसको छितराने का काम करते हैं। ये बात ध्यान रखिए, कम यानी कि झटके जो है ऊपर बैठे ड्राइवर तक कम पहुंचे। नेक्स्ट है आपके पास, एक कुंडलित स्प्रिंग का स्प्रिंग सूचकांक क्या होता है? इसका हो जाएगा तार का व्यास और कुंडली व्यास का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से कौन सा विकल्प पास्कल के नियम पर आधारित है? हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम।
पास्कल लॉ। बर्नौली प्रमेय जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है बर्नौली प्रमेय। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप का निष्कर्ण Q और शीर्ष हेड दिया हुआ है H और चाल है N, तो इसकी स्पेसिफिक स्पीड पूछी है, तो इसका सही होता है N√Q/H3/4। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर यहाँ पे? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विक्रिया डबल एक्टिंग जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं उसके अंदर क्या होता है? 2 सक्शन वाल्व एंड 2 डिलीवरी वाल्व होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, तो इसका सही आंसर होता है 0, यानी कि एंट्रोपी में परिवर्तन होता है 0। ये ध्यान रखना है किसमें? रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। इसके बाद है सारव गैस स्थिरांक जो है इसका मान पूछा गया यहाँ पे। सारव गैस स्थिरांक जो है इसकी सही मान क्या होती है? 8.314 किलो जूल प्रति केजी मोल केल्विन। नेक्स्ट है प्रथम प्रकार की शाश्वत वह मशीन है जो क्या होती है? बिना किसी बाह्य ऊर्जा के कार्य करती है, जो अपने कथन दिए हुए हैं थर्मोडायनेमिक्स में उसमें से पूछा गया। ऊष्मा गति का द्वितीय नियम परिभाषित करता है। द्वितीय नियम किसे परिभाषित करता है? एंट्रोपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जो कार्नोट चक्कर होती है वो किससे बनी हुई है? कार्नोट चक्कर। कार्नोट चक्कर में क्या होते हैं बच्चों? जल्दी से बताइए। कार्नोट चक्कर जो होता है उसमें क्या होता है? क्या होता है इसका सही आंसर? 2 समतापीय और 2 रुद्धोष्म 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 एडियाबैटिक प्रोसेस। दूसरा इसकी दक्षता पूछे, कार्नोट चक्र की जो दक्षता होती है वो होती है T1 माइनस T2/T1, या हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस T2/T1। ये ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक डबल स्टेज कंप्रेसर जो है उसका एक बार प्रेशर दिया हुआ है 27 डिग्री ताप से वायु को 36 बार दाब तक संपीड़ित किया जाता है, तो संपीड़ित के न्यूनतम कार्य हेतु मध्य मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है पूछी गई है। इंटरस्टेज प्रेशर पूछा गया, तो इसका सही आंसर जो है वो लगभग शायद ये आएगा 6 बार। 6 बार आ जाएगा इसका आंसर, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, वातानुकूलन में सूखीय अवस्थाएं होती हैं, यानी कि जो एयर कंडीशनिंग होता है तो उसके अंदर पूछा गया है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, हवा में ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा बी, 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर होना चाहिए और 50% सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उसके बाद है प्रशीतन का 1 टन लगभग समतुल्य होता है किसके होता है? 3.5 किलोवाट के 1 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से किस प्रकार के इंजन में प्रवेश निकास जो है वाल्वों को सिलेंडर शीर्ष पे लगाया जाता है? तो ये केवल आई हेड में होते हैं। आई हेड जो होता है ना इस टाइप से होगा, जिसमें इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों पर जो है। टी हेड जो होता है बच्चों वो इस टाइप से होता है, एक इस साइड में वाल्व आएगा, एक इस साइड में आएगा, इस टाइप से, ठीक है ना। और एल हेड एफ हेड जो होते हैं ये लगभग एक जैसे ही होते हैं, इस टाइप से, ठीक है ना। ये यहाँ पे पिस्टन चलेगा, एक वाल्व तो रहेगा नीचे और एक वाल्व होता है ऊपर की तरफ, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, 2 स्ट्रोक इंजन का कार्यकारी चक्कर क्रैंक के 1 चक्र में पूर्ण होता है, ये भी बात सही है। 2 स्ट्रोक इंजन में तापीय दक्षता कम होती है, ठीक है। पोर्ट होते हैं, सही है। डीजल इंजन की ये गलत है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक 4 स्ट्रोक इंजन में एन है तो कैमशाफ्ट की गति होगी N/2 4 स्ट्रोक की, और 2 स्ट्रोक का पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित कथनों में से सही बताइए। समान शक्ति के द्वि स्ट्रोक इंजन की तुलना में 4 स्ट्रोक इंजन का फ्लाईव्हील हल्का होता है। समान शक्ति के एकल सिलेंडर इंजन की तुलना में बहु मल्टी सिलेंडर इंजन का फ्लाईव्हील भारी होता है। दोनों गलत हैं।
क्यों है बच्चों? टू स्ट्रोक इंजन जो होता है उसका फ्लाईव्हील जो है ना, हल्के फ्लाईव्हील की जरूरत होती है। यहाँ चतुर स्ट्रोक इंजन का फ्लाईव्हील हल्का बोला इसने। और फिर सिंगल सिलेंडर इंजन में भारी फ्लाईव्हील का यूज करते हैं। जैसे जैसे सिलेंडरों की संख्या बढ़ेगी मल्टी सिलेंडर इंजनों में हल्के फ्लाईव्हील का यूज होगा। इसका सी आंसर होगा, दोनों ही गलत हैं। निम्न में से कौन सा कार्य पिस्टन रिंगों का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलेंडर लाइनर में शीतलन की सहायता नहीं करना। ये गतिशील सील का काम करती हैं, स्नेहन का काम करती है, शीतलन में सहायता करनी, बाकी सारे सही हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, दो स्ट्रोक इंजनों में पिस्टन पर बने विक्षेप यानी कि डिफ्लेक्टेड होता है इनके अंदर। टू स्ट्रोक इंजनों में डिफ्लेक्टेड हेड होती है, तो उसे पूछा गया है टू स्ट्रोक इंजन में। देखो टू स्ट्रोक इंजन में जो पिस्टन यूज होता है ना वो इस टाइप से होता है, इस टाइप से पिस्टन होती है और यहाँ पे पिस्टन रिंगे होती हैं। जब पोर्ट से ट्रांसफर पोर्ट से शुद्ध मिश्रण आता है तो वो ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जली गैसों को बाहर निकाल सके। किससे? अपने जो है एग्जॉस्ट पोर्ट से। तो नए प्रभाण को प्रवेश के समय ऊपर की ओर विक्षेपित करना, जली हुई गैसों को बाहर निकालना, ऊपरी भाग को सामर्थ्य बढ़ाना। ऊपरी भाग को सामर्थ्य बढ़ाना ऐसा इसका कोई मेन कार्य नहीं है। पहला और दूसरा जो है इसके सही होंगे, ये बात ध्यान रखनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पेट्रोल इंजनों में निम्न में से कौन सी गवर्निंग विधि यूज की जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोल इंजनों में कौन सी यूज करते हैं अपने? क्वांटिटेटिव गवर्निंग यूज करते हैं और क्वालिटेटिव गवर्निंग यूज होती है डीजल इंजनों में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, वाल्व अतिव्यापन घटित होता है, वाल्व ओवरलैपिंग पूछी गई है। तो वाल्व ओवरलैपिंग होती है टीडीसी से कुछ समय पहले और टीडीसी से कुछ समय पश्चात। ओवरलैपिंग यानी कि जब एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट वाल्व किस निश्चित थोड़े से समय के लिए आपस में खुले रहते हैं, उस समय को कहते हैं ओवरलैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पेट्रोल इंजन में चोक लगाने से इंजन को मिलता है रिच मिश्रण। चोक लगाने से, जैसे ठंड के दिनों में हम बाइक स्टार्ट करते हैं, वाहन के इंजन शीतलन के सामान्य काम में लाया जाने वाला पंप कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर यहाँ पे? चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, 4 स्ट्रोक वाली मोटरसाइकिल में वाल्व प्रचालन हेतु प्रयोग की जाने वाली मैकेनिज्म पूछी गई यहाँ पे। तो चैन ड्राइव होती है, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ से सिंपल सा बात बता दूं, एक गियर ड्राइव का यूज करते हैं जब क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट दोनों पास में हो। ठीक है, और अगर ओवरहेड कैमशाफ्ट है तो वहां पर जो है बेल्ट ड्राइव जैसे कार इंजनों में यूज की जाती है। चैन ड्राइव भी हो सकती है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से सही क्रम कौन सा है? ये पूछा गया है। तो इसमें से सही क्रम के आपको चयन करनी है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले क्रैंक गियर से कैम गियर को शक्ति जाती, देखो शक्ति का सही क्रम है। ठीक है, ये जाती है, देखो ये क्रैंक गियर है, क्रैंक गियर से बड़ा होता है कैम गियर से जो इसके ऊपर लोब बनी होती हैं, ऐसे होती है लोब, ठीक है ना, इस प्रकार से लोब बनी होती है। लोब से किसको जाएगी? जो इसके ऊपर होती है उसको हम कहते हैं टेपट के ऊपर पुश रोड से जाती है जो अपनी होती है रोककर आर्म। इस प्रकार से जो वाल्व लगा होता है उसको क्या है, खोलने का काम करेगी। रोककर आर्म जो है इस टाइप से लगी होती है पुश रोड के ऊपर। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ए, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, डीजल इंजन की पृथक पंप ईंधन अंतक्षेपण प्रणाली में ईंधन भरण का मुख्य कार्य क्या है? ये जल्दी से बताइए। बहुत सही क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, टंकी से डीजल को इंजेक्शन पंप तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक इंजनों में आवश्यकता होती है। ज़्यादातर वैसे लाइनस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो वैसे ढलवा लोहा का लाइनर जो है हम यूज़ कर सकते हैं। एल्यूमिनियम लोहे के ब्लॉक्स जैसे बाइक वगैरह होते हैं उनमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है फायरिंग ऑर्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, रट लेना। फायरिंग ऑर्डर यहाँ पूछा गया 6 सिलेंडर का।
अब देखो 6 सिलेंडर का पूछा गया है, यहाँ पे मैं तुम्हें याद करने का तरीका बता देता हूँ। पहले हम बात करते हैं 4 सिलेंडर इंजन की। 4 सिलेंडर इंजन होता है ना, उसका फायरिंग ऑर्डर रट लेना 1 3 4 2, 13 42 4 सिलेंडर का। या अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो होगा 12 43। ये दो 4 स्ट्रोक इंजन के फायरिंग ऑर्डर बनते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, 13 42 या 12 43। दूसरा 6 सिलेंडर इंजन की बात करूं तो सीधा याद रखना है 15 36 24, 15 36 24। अगर ये ऑप्शन के अंदर नहीं है 15 36 24, तो दूसरा होगा इसके स्थान पर 13 56 24। ये ध्यान रखना है, ये होगा ऑप्शंस के अंदर। अगर ये भी ऑप्शंस में नहीं है तो इसके स्थान पे क्या हो सकता है 14 26 35 3 5। और ज़्यादातर सबसे ज़्यादा यही होती है ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पे देख लो क्या है हमारे पास, कौन सी हो जाएगी 15 36 24, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, वाहन की इंजन शीतलन प्रणाली में तापस्थापी यानी कि थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। थर्मोस्टेट क्या करता है, ठंडी अवस्था से इंजन चालू करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर में प्रेशर कैप। प्रेशर कैप जो होती है इसमें बच्चों एक तो वैक्यूम वाल्व होता है और एक जो है अपने पास जो है प्रेशर वाल्व, दोनों टाइप के वाल्व होते हैं इसमें। तो ये क्या काम करती है, प्रेशर कैप जो है रेडिएटर में, ये क्या करती है, निर्वात उत्पन्न होने से रोकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर देखो इंजन चल के आया है, पानी उसके अंदर रेडिएटर में बॉयल हुआ है, तो उसके अंदर क्या हो गया, उसका आयतन बढ़ गया है। गर्मी के कारण जब पानी उबलता है तो उसकी आयतन बहुत ज़्यादा होती है। जब पानी धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसमें कंप्रेशन की क्रिया होगी, यानी कि उसके अणु पास पास आएंगे। तो अगर वो ऐसा हुआ, पानी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, प्रेशर कैप अगर नहीं लगाई हुई तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, वैक्यूम पैदा हो जाएगा। और वैक्यूम कैप भी लगी होती है, वैक्यूम वाल्व होता है जिससे वायुमंडल से एयर जो है रेडिएटर में प्रवेश कर जाती है। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो पूरा बंद कर दिया रेडिएटर के ढक्कन को, प्रेशर कैप नहीं लगाई, दूसरा ढक्कन लगा के, तो उसमें वैक्यूम पैदा हो गया, तो वो रेडिएटर जो है ना पिचक जाएगा, आपस में चिपक जाएगा, उसकी ट्यूब्स जो है वैक्यूम के कारण जो है इकट्ठी हो जाएंगी, इसलिए यूज किया जाता है। उसके बाद है रेडिएटर नलिकाएं बनी होती हैं। देखो ज्यादातर रेडिएटर नलिकाएं जो होती हैं ये कॉपर ट्यूब होती हैं। यहाँ पे कॉपर ऑप्शंस में नहीं है तो हम पीतल कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, रेडिएटर की इन नलिकाओं को जोड़ते किससे हैं बच्चों, इनको जोड़ा जाता है ब्रेजिंग से, ये ध्यान रखनी है। प्राय एक प्रकार के कौन सी स्नेहक प्रणाली यूज की जाती है, कार इंजन की बात हो रही है। कार इंजन होता है जो प्रेशर, इसमें प्रेशर टाइप जो है स्नेह प्रणाली यूज की जाती है। पेट्रोल टाइप जो थी ये बच्चों यूज की जाती है 2 स्ट्रोक इंजनों में। 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं उनमें पेट्रोल के साथ 2T ऑयल डाला जाता है, ये ध्यान रखना है। स्प्लैश जो है इसका यूज करते हैं हम स्टेशनरी इंजन जो कुएं वगैरह पे चलाते हैं, हैंडल वाले जो होते हैं ना अपने, जो पुराने टाइप के थे उनमें यूज की जाती थी स्प्लैश टाइप, आजकल उनमें पंप है। और ड्राई सम्प टाइप जो है ये होती है एरोप्लेन में, ये ध्यान रखना है। डीजल चक्कर में ऊष्मागतिक प्रक्रम होते हैं। जो डीजल चक्कर होती है उसमें पूछा गया ऊष्मागतिक प्रक्रम कौन से होते हैं। डीजल चक्कर के अंदर क्या होता है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, डीजल चक्कर के अंदर होते हैं 2 आइसेंट्रोपिक, 1 कांस्टेंट वॉल्यूम और 1 कांस्टेंट प्रेशर, ये होता है, ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें निम्न में से कौन सा अवयव वायु ब्रेक में अनलोडर वाल्व का एक भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व नहीं होता। एंटी ब्रेकिंग प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है, ये होती है अपने पास, क्या होती है, सी, ब्रेक लगाने पर पहियों को फिसलने से बचाना, ठीक है। इसके बाद है सीसा अमल बैटरी में एक सेल धनात्मक प्लेट की संख्या क्या होती है, ऋणात्मक से 1
कम होती है, नेगेटिव प्लेट से एक कम होती है पॉजिटिव प्लेट। बैटरी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। स्टार्टिंग मोटर, सेल्फ स्टार्टर जो होता है परिस्थिति उत्पन्न करने वाली बैटरी जांच पूछी गई है, तो इसमें होती है हाई डिस्चार्ज रेट, हाई डिस्चार्ज रेट जो है। और अगर पूछ लेता कि स्टार्टिंग मोटर का आर्मेचर है, तो उसमें हम ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ये सारे करते हैं। वाहनों में प्रयोग किए जाने वाले अल्टरनेटर में डायोड कितने लगे होते हैं? छः डायोड होते हैं बच्चों। और ये जो 6 के 6 डायोड है ना, ये लगाए जाते हैं किसमें? वाहनों के अंदर जो है एसी को। डायोड का कार्य क्या है? एसी को डीसी में। हॉर्न परिपथ में रिले, रिले क्या है? हॉर्न बटन के बचाव के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस के पारेषण गियर बॉक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने लिए जो है, एक बस के पारेषण गियर बॉक्स में एक साथ 2 गियर इंगेज हो जाएं तो क्या होगा? गियर इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर में जो है रेगुलेशन के लिए क्या यूज करते हैं? रेगुलेशन होता है केवल एक विभव मापी, ये ध्यान रखना है। एक वोल्टेज रेगुलेटर यूज की जाती है अल्टरनेटर में, ये बात ध्यान रखनी है। ये हम जब पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे, क्योंकि जो पुराने समय में डायनमो आते थे उनके साथ कट आउट भी लगाया जाता था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक ऋणात्मक भूमि यानी कि नेगेटिव टर्मिनल वाले वाहन में जब बैटरी हटाई जाती है, जो ग्राउंड होता है नेगेटिव टर्मिनल वाहनों के अंदर बैटरी का, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमें जो ग्राउंड किया हुआ टर्मिनल है उसे हटाना है, नेगेटिव वायर को। उसके बाद ये कुछ आपको दिए हुए हैं सिंबल्स और इसकी पहचान करनी है। सिंबल्स, बल्ब का सिंबल होता है बच्चों ये, लार्ज कैपेसिटर का ये है, ये अर्थिंग का होता है, ये होता है फ्यूज का, ये बात ध्यान रखनी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर से हम मापते हैं वाहन द्वारा चली गई दूरी। उसके बाद आए ऑटोमोबाइल हेडलैम्प में रिफ्लेक्टर किससे होते हैं? पैराबोलिक टाइप होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद कारों में हैंड ब्रेक मैकेनिकल, कारों में जो हैंड ब्रेक होती है ये कैसी होती है? मैकेनिकल ब्रेक की तरह काम करती है। उसके बाद एक ट्रैक्टर में पिछली सस्पेंशन प्रणाली, कोई सस्पेंशन यूज नहीं किया जाता है ट्रैक्टर्स के अंदर। उसके बाद है सीसा अम्ल बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट, इसमें यूज करते हैं हम गंधक का अम्ल और अशुद्ध जल डिस्टिल वाटर। यहाँ पे गंधक का अम्ल जो है H2SO4 यूज किया जाता है, और ये क्वेश्चन है एक, ये यूज किया जाता है डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बात ध्यान रखनी है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, कई बार वो लिख देगा ऑप्शन में सांदर सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और आश्वित जल। इसमें हम बात करें तो गंधक का तेजाब होता है 1 और 3 भाग होते हैं हमारे पास डिस्टिल वाटर के, ये बात ध्यान रखनी है। 1 भाग जो है वो होता है गंधक के तेजाब का। नेक्स्ट है ब्रेक ब्लीडिंग प्रक्रम, ब्लीडिंग जहाँ भी आए ना एयर से संबंधित होता है, ये ध्यान रखना है। ब्रेक प्रणाली में किसको हटाने के लिए यूज करते हैं? एयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आजकल कारों में स्वचालित स्टीयरिंग कौन सा यूज किया जाता है? रैक एंड पिनियन टाइप का जो है ये हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, स्वचालित जो है स्टीयरिंग प्रणाली में सर्वाधिक यूज किया जाता है। उसके बाद निम्न में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से मैनुअल स्टीयरिंग की तुलना में शक्ति स्टीयरिंग चालक द्वारा लगाया गया जो है आयास इफोर्ट जो होती है अधिक होती है। उसके बाद है मैनुअल स्टीयरिंग की तुलना में शक्ति स्टीयरिंग गियर अनुपात अधिक होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। दोनों ही गलत है, क्योंकि मैनुअल की तुलना में शक्ति पावर स्टीयरिंग जो होता है उसमें तो कम बल लगती है। एक अपकेंद्रीय पंप केवल तभी पानी प्रदान करता है जब प्रणोदक में दाब वृद्धि बराबर हो या अधिक हो, किसके? मैनोमेट्रिक हेड के, दाबांतर शीर्ष के।
थ्रोटलिंग प्रक्रम के दौरान क्या होता है, एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एंथैल्पी क्या होती है, नियत रहती है थ्रोटलिंग प्रक्रम के अंदर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन है सत्य है? इसका पहला ही लगा लो, क्योंकि प्रतिवर्ती पहिए का प्रयोग कर व्हील ट्रैक को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बाकी सारे जो है सही हैं। स्पोक व्हील की अंदर जो है स्पोक्स जो होती हैं भार केवल तनाव में ही वहन करती हैं, बिल्कुल सही है। स्पोक्स वाले पहियों पर ट्यूब रहित टायरों का प्रयोग, ट्यूब रहित यानी कि ट्यूबलेस टायर जो है स्पोक्स व्हील जो होते हैं उस पर यूज नहीं किया जाता। उसके बाद है मारुति 800 पहिया संरक्षण निम्न में से सम्मिलित किया जाता है, तो इसका क्या होता है, सही आंसर होती है 2 in। 2 in जो है इस टाइप से होती है, देखो इस टाइप से जो है ये टायर हैं। टायरों को सामने से देखने से ना अंदर की तरफ ऐसे दिखाई देंगे, इसे कहते हैं हम 2 in। ये ध्यान रखना है, सामने से 2 in कहते हैं इसे, ये बात ध्यान रखनी है। और ये क्वेश्चन और बनता है, 2 in जो होती है ना ये 2 mm से 5 mm तक ही रख सकते हैं हम, ज़्यादा नहीं रख सकते इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 155/80 R14 में संख्या में 80 क्या दर्शाता है? यहाँ पर 155 जो है ना ये दर्शाता है मोटाई और चौड़ाई, ठीक है। 80 जो होती है ये परिच्छेद की ऊंचाई, और ये क्या दर्शाता है, मोटाई और ऊंचाई। और जो 80 है ये दर्शाता है, पहला इसका आंसर होगा टायर परिच्छेद की ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात। और R14 लिखा हुआ है ये होता है रिम व्यास, ये रिम डायामीटर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर ए है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। एक टायर में 9.0020 12 PR लिखा हुआ है। 12 PR का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जल्दी से बताइए। ये होता है टायर शोल्डर का व्यास, ठीक है। और इसके अंदर 20 जो है ना ये होती है रिम साइज, और जो 12 है वो है प्लाई की रेटिंग। तो इसमें 12 इंच जो है ये हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे पूछा अपने को रिम का व्यास पूछा ना, तो रिम का C होगा, ठीक है। ये 12 जो है ये प्लाई रेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, शीत टायर यानी कि कोल्ड जो टायर रीट राइडिंग होती है तो उसके सही क्रम कौन से होते हैं ये बताना है। यहाँ पे जल्दी से बताइए। यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले केसिंग की जांच, फिर बफिंग, ट्रेड चढ़ाना और हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। वाहनों के टायरों को स्थान बदलने से क्या होता है, इससे एक समान घिसाई होती है टायरों की, ये बात ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्रॉस प्लाई टायरों की तुलना में रेडियल प्लाई टायरों से संबंधित निम्न में से विचार कीजिए। रेडियल प्लाई टायरों में कॉर्निंग बल तथा स्थिर ऐंठन दोनों अधिक होते हैं। मोड़ काटते समय रेडियल प्लाई टायरों में सड़क पर से एक ओर से उठने की प्रवृत्ति अधिक है। रेडियल प्लाई टायरों में कम गतियों पर हमें असुविधाजनक सवारी मिलती है। इसका सही आंसर होगा जो है अपने पास C, पहला और तीसरा सत्य है, पहला और थर्ड जो है वो सत्य है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक आंशिक वायुदाब वाला टायर ट्रेड के मध्य भाग में अधिक घिसता है, बिल्कुल सही है। एक कम वायुदाब वाला टायर ट्रेड के किनारों के पास अधिक घिसता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोनों ही। अधिक वायुदाब वाला मध्य में, देखो अगर टायर में हवा ज्यादा होगी तो टायर, देखो टायर ऐसे होता है नीचे से फ्लैट, ठीक है। टायर में हवा ज़्यादा होगी ना तो टायर जो होगा इस टाइप से जो है नीचे से, तो इस मध्य भाग से ज़्यादा घिस जाएगा। अगर टायर में हवा कम है तो टायर जो है किनारों से ज़्यादा घिसेगा। टायर अंदर से ऐसे चलेगा तो ये किनारे ज़्यादा घिसेंगे टायर के, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है 75 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। पहले इसको सॉल्व करना है फिर प्लस 32 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 167.0। नेक्स्ट है समीकरण में सही है। निरपेक्ष दाब जो होता है वो पूछा गया किसके बराबर होती है, जल्दी से बताइए। निरपेक्ष दाब जो होती है वो होती है हमारे पास परमापी दाब और वायुमंडल दाब के बराबर। क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या फिट होता है, फ्लाईव्हील। अगले सिरे पे क्या होता है, जल पंप के लिए पुली जो है, क्रैंक गियर वगैरह
और ये जो वाइब्रेशन डंपर भी अगले भाग पे होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटा में होती है। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक तो वाट घंटा भी बैटरी की क्षमता होती है, लेकिन वाट घंटा हम लेते नहीं है क्योंकि वाट घंटा का मान एम्पियर घंटा से कम होता है, इसलिए एम्पियर घंटा भी ली जाती है। एक अच्छी गुणवत्ता के स्नेहक के निम्न में से क्या होता है? तापमान परिवर्तन के साथ श्यानता में न्यूनतम परिवर्तन होना चाहिए, विशिष्ट ऊष्मा जो है कम होनी चाहिए, स्फुरांक अधिक होना चाहिए, फ्लैश पॉइंट जो है शोल्ड भी हाई। तो इसमें से सही कौन सा होगा? पहला सही है और तीसरा सही है, ये गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वायु मानक दक्षताएं सभी की याद कर लेना भाई। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी पूछी गई ऑटो चक्र की, तो ये होती है अपने पास n बराबर 1-1/r गामा -1, ये बात ध्यान रखनी है। और डीजल चक्र की पूछे तो डीजल चक्र की एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी क्या होती है? n बराबर 1-1/r गामा -1, और ये हो जाएगी रो गामा -1 और गामा रो -1, ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, एक इंजन की दाब स्नेह प्रणाली अधिक दाब तेल नियंत्रित कैसे करती है? जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है इंजनों के अंदर, उसमें मैक्सिमम ऑयल प्रेशर कंट्रोल किससे होता है? इसका एक ही आंसर होता है, ऑयल प्रेशर लीफ वाल्व। ऑयल प्रेशर लीफ वाल्व दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है बॉल टाइप और एक होता है प्लंजर टाइप। प्लंजर टाइप जो होगा बच्चों वो इस टाइप से होता है, प्लंजर इस टाइप से, उसके पीछे स्प्रिंग होती है। नेक्स्ट है, वाहनों में हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त अन्य मुख्य निकास कौन से होते हैं? CO और NOx, ये ध्यान रखना है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसके बाद पूछा गया है, यदि NBT ब्रेक तापीय दक्षता ये हो तो निम्न में से सही संबंध कौन सा है? तो इसका सही हो जाएगा ये, जो ब्रेक थर्मल पावर होती है वो होती है अपने पास इंडिकेटेड थर्मल पावर इनटू जो है मैकेनिकल पावर की। मोटरसाइकिल चलाते समय सुरक्षात्मक टोप पहनने में, यानी कि प्रोटेक्शन हेड गियर वाइल ड्राइविंग मोटर लाइसेंस, तो पहनने की आवश्यकता संबंधी धारा उल्लेख यान अधिनियम 1988 अध्याय किस में पारित किया गया था? ये किया गया था अध्याय 8 के अंदर जो है पारित किया गया था, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर यहाँ पे? चलिए आगे। ये एक दो क्वेश्चन रह गए थे, और ये है द्रव चालित ब्रह्मा प्रेस आधारित होती है किस पे? पास्कल के नियम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन के लिए संपीड़न अनुपात होता है बच्चों 6 से 10, ये बात ध्यान रखनी है। और डीजल इंजन जो होता है उसका अपना 16 से 25 तक होती है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लिए जो है, एक चतुस्ट्रोक जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें निकास वाले क्रैंकशाफ्ट के कितने डिग्री विस्थापन पर खुलते हैं? 180 डिग्री से अधिक पर खुलते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? ठीक है, 117 के बाद 118 जो है वो अपने कर लिया, उसके बाद 121 जो है 120 के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास मोटरसाइकिल जो चलाते समय सुरक्षात्मक हेलमेट पहनने के लिए, ये हमने कर लिया। इसका होता है आंसर क्या होता है? अध्याय 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, मोटरयान अधिनियम जो है 1988 के अनुसार किसी मोटरयान का पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख के समय अवधि कितनी होती है? 15 वर्ष की। नेक्स्ट है, एक वाहन की मार्ग उपयुक्तता हेतु निम्न में से क्या आवश्यक है? उसका वाहन का क्या होना चाहिए? हमारे पास पंजीयन होना चाहिए। फिर हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चों? सड़क पर उपयुक्त सड़क चिन्ह। मार्ग उपयुक्तता के लिए पूछा गया, वाहन की प्रभावी ब्रेकिंग प्रणाली, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए सही जो हमारे लिए वो है पहला और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, वाहन की चौड़ाई सीमा दर्शाने वाला सुरक्षा चिन्ह कैसा है? सुरक्षा चिन्ह होता है मैंडेटरी, वाहन की चौड़ाई सीमा जो है दर्शाने वाला, ये ध्यान रखना है।
एक कार की प्रतिदिन चालन पूर्व जांच के लिए सम्मिलित नहीं होता। हम डेली उसमें स्नेहक चेक करते हैं, रेडिएटर में लेवल चेक करते हैं पानी का, ब्रेक्स, और इसमें डिफरेंशियल के अंदर कभी भी हम उसका ऑयल स्तर नहीं चेक करते। मोटर वाहन पंजीकरण मोटर यान 1988 कौन से अध्याय में है, ये पूछा गया यहाँ पे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अध्याय 4, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सभी के लिए जो है उसकी ओर चले हम। एक मोटर यान अधिनियम 1988 का 5वां अध्याय है, यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा परिवहन यानों का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक कार्नोट इंजन जो है उसकी जो है 367 डिग्री सेंटीग्रेड और 47 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के मध्य कार्य करता है, 150 किलो जूल कार्य उत्पन्न करता है, तो दी गई ऊष्मा ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है 300 किलो जूल। गर्मी, उष्ण और आर्द्र अवस्था में एयर कंडीशनर हेतु प्रयोग की जाने वाली विधियां हैं, वो हो जाएंगी हमारे पास शीतन व अनाद्रीकरण, यानी कि डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से दिया गया। मध्य व्यास डी एक बंद कुंडली स्प्रिंग पर यदि अक्षीय भार एक्सियल लोड डब्ल्यू लगाया जाता है तो स्प्रिंग का विक्षेप डिफ्लेक्शन ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर जो है वो है 8 WD³ N/G⁴। निम्न में से किस धुआं मापितर में उत्सर्जक गैस के नमूने को एक ऐसी ट्यूब में से गुजारा जाता है जिसके एक सिरे पर प्रकाश स्रोत व दूसरे सिरे पर फोटो सेल लगे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका होता है हार्ट्रीज स्मोक मीटर पे फोटो सेल लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगर इंजन आड़ा स्थापित अगर पहिया वाहन चालन में शक्ति परीक्षण का सही क्रम है। जो अगर पहिया जो फ्रंट व्हील ड्राइव होती है उसका पूछा गया यहाँ पे, तो उसमें क्या हो जाएगा सही आंसर ये बताना है। तो सबसे पहले पावर कहाँ जाती, क्लच, क्लच से गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, ड्राइव एक्सल। नेक्स्ट है आपके लिए, जब एक पश्च पहिया चालन वाहन में पिछले दोनों पहियों को जैक पर उठाया जाए तो न्यूट्रल गियर अवस्था में हो तो पिछले एक पहिए को घुमाते हैं तो दूसरा पहिया क्या होगा, पश्च दिशा में घूमेगा, विपरीत दिशा में घूमेगा। निम्न में से किस वाहन में ट्रांसफर केस होना अनिवार्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4x4 ट्रांसफर केस। उसके बाद है भारी वाहनों में किस प्रकार का जो है स्पैंडल यूज किया जाता है, तो इसका पूछा गया है, तो ये होता है हमारे पास फुली फ्लोटिंग स्पैंडल व्यवस्था जो है यूज की जाती है। रियर एक्सल जो होती है वो कौन सी होती है, फुली फ्लोटिंग भारी वाहनों में। टाटा नैनो कार, टाटा नैनो क्या होती है, पश्च इंजन पश्च पहिया चालन, रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, उपरोक्त में से जब एक वाहन किसी मोड़ पर गति करता है तो डिफरेंशियल गियर में 2 प्लेनेट गियरों वाले एक अंदर सन गियरों की सापेक्ष गति 0 होती है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास दोनों, इसका डी दोनों प्लेनेटरी गियर एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते रहेंगे, ये ध्यान रखना है। इसके बाद है उल्टे दांता वाली चैन का मुख्य लाभ क्या है। जो इन्वर्टर टूथ चैन होती है उसका सबसे बड़ा लाभ क्या है, नॉइजलेस रनिंग करती है। उसके बाद है 2 शाफ्ट ए और बी समान पदार्थ से निर्मित है, शाफ्ट बी का व्यास शाफ्ट ए के व्यास का आधा है, तो शाफ्ट बी की तुलना में शाफ्ट ए की जो है टॉर्शन स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से कौन सा एक ऊष्मागतिक तंत्र का मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म है, तो इसका सही आंसर होती है वो हो जाएगी हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये सारे पढ़ेंगे हम आगे जब क्लासें चालू होंगी आपकी। वाहन यात्रा का आरामदायक होती है यदि क्या होगा, अनस्प्रंग भार न्यूनतम रखा जाएगी, यानी कि अनस्प्रिंग वेट इज कैप्ट मिनिमम, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी क्लास से शुरू कर देंगे आपकी 1-2 दिन में। और किस प्रकार के सस्पेंशन प्रणाली के साथ इंजन कक्ष में उपलब्ध स्थान अधिकतम होता है, मैकफर्सन स्ट्रट प्रकार का। मोटरसाइकिल प्राय निम्न में से कौन सा क्लच यूज करते हैं, मल्टी प्लेट क्लच होती है और ये वेट क्लच होती है, ड्राई क्लच नहीं है, ये ड्राई प्लेट क्लच नहीं होता, ये वेट क्लच होती है, या ध्यान रखना है जाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जब एक क्लच पेडल दबाया जाता है तो क्लच में निम्न में से कौन सी क्रिया घटित होती है। क्लच प्लेट को पेडल को दबाते हैं तो प्रेशर प्लेट जो है फ्लाई व्हील से क्या होती है, दूर खिसक जाती है, जिससे क्लच प्लेटें फ्री हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कोण बराबर होता है। सम्मिलित कोण पूछा गया से इंक्लूडेड एंगल पूछी गई है, तो इंक्लूडेड एंगल जो होती है वो होती है कैम्बर प्लस स्टीयरिंग एक्सल इंक्लिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, कारों में स्टीयरिंग चित्रावली होनी चाहिए सेमी रिवर्सिबल। नेक्स्ट है, यदि सम्मिलित कोण कौन सा, वही इंक्लूडेड एंगल जो है प्रतिच्छेद बिंदु सड़क सतह के ऊपर स्थित हो तो अगले पहियों की प्रवृत्ति कैसी होगी, तो ये प्रवृत्ति हो जाएगी टो इन की। उसके बाद हम बात करें तो निम्न युग्मों में से एक समुचित युग्म का मिलान नहीं किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। पारेशन गियर है, यहाँ पे बेवल गियर है, बाकी सही है। क्लच डायफ्राम स्प्रिंग होती है, स्टीयरिंग गियर रैक एंड पिनियन हो सकता है। पारेशन गियर बॉक्स जो होता है इसके स्थान पे आना था हेलिकल गियर, ये ध्यान रखना है। डिफरेंशियल में हाइपोइड गियर जो है ये सही है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से विचार कीजिए, इसमें से सही बताना है। सिंक्रोनस गियर बॉक्स में गियर बदलते समय डबल डी क्लचिंग यूज की जाती है। स्थिर मैश गियर बॉक्स में सभी प्रकार के सपर गियर होते हैं। सक्र में स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में टूट फूट सबसे अधिक होती है। तो इसमें जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, पहला और दूसरा सही है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है स्थिर हेलिकर जो है ये ध्यान रखना है, और स्लाइडिंग जो होता है उसमें होते हैं अपने पास सपर गियर, स्लाइडिंग गियर बॉक्स में। नेक्स्ट हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव बैक प्लेट पर नहीं लगाया जाता। मास्टर सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर जो ब्रेकिंग प्रणाली में अपने पैडल के पास होते हैं वो मास्टर सिलेंडर होते हैं। व्हील सिलेंडर जो है ब्रेकिंग प्रणाली में व्हील के अंदर लगता है, ये बात है आपने। ये थे बच्चों मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के टेक्निकल के एग्ज़ाम सॉल्यूशन। इसके बाद हम नॉन टेक्निकल लेके आएंगे, और आपकी जितनी भी क्लासें हैं टेक्निकल की वो अभी 1-2 दिन में चालू कर देंगे ऑनलाइन। धन्यवाद।